जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है हमने एक सीरीज़ शुरू की है और ये सीरीज़ है हिमाचल प्रदेश का हिस्ट्री पार्ट। इसके साथ ही कुछ एक हम स्टैटिक जो जीके होता है उसको करते हैं। ये वीडियो आपको क्यों देखनी है? तो अगर आप हिमाचल के एस्पिरेंट है या हिमाचल के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर ये वीडियो आपको हेल्प कर सकती है। चाहे वो स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे सेंटर का एग्ज़ाम हो, वहाँ भी ये हेल्प कर सकती है। हिमाचल प्रदेश के क्लरिकल से लेकर एचएस के एग्ज़ाम तक ये वीडियो आपको अप्रोच कर सकती है। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका यूट्यूब है उसमें बिहारी क्वेस्ट को सर्च करके आप चैनल में जाकर इन वीडियो तक एक्सेस कर सकते हैं। कम से कम 40 से अबव वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो है सिंपल लैंग्वेज में आपको ये समझाया गया हुआ है। इसका जो कंटेंट रहा हुआ है तो आपकी जो देवराज शर्मा है, मियाँ गोवर्धन है, साथ में जो ब्लोकरा है और जोटका की एकेडमी की एक किताब है उससे ये कंटेंट उठाया गया है। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप इन वीडियो को देख सकते हैं। पीएचडी, टीएचडी, एलआई, नायब तहसीलदार, एचएस के एग्ज़ाम में ये हेल्प कर सकती है। हिमाचल के जो अदर भी पेपर होते हैं वहाँ पर भी ये हेल्प करेगी। साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपका डिफेंस में या जो स्टेट मतलब सेंटर किसी अन्य स्टेट का या सेंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीजीएल, एसएससी, एसएसबी, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पर ये वीडियो आपको हेल्प कर सकती है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपको ये वीडियो क्यों देखनी है। और अभी तक अगर आपने मंडी का पार्ट 8 नहीं देखा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, तभी जाकर आप पार्ट 9 को समझ पाएंगे। आई होप आपको क्यों देखनी है ये पता चल गया होगा। आगे चलते हैं। तो आज हम बात करेंगे बलबीर सेन। तो कल हमने बात कर ली थी बलबीर सेन के समय में कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई थी उसके बारे में। आज हम बात करेंगे जो अन्य घटनाएं हैं उसके समय में, उसके बारे में। तो जो पहली घटना होती है, एक सरदार है, ये सिख सरदार है, ये है सिंध वालिया सरदार। यहाँ न थोड़ा सा गलत लिखा गया है, तो ये सिंध वालिया सरदार है। और ये क्या करता है, अटैक कर देता है शेर सिंह। और शेर सिंह कौन है? ये वही शेर सिंह है जिसने बलबीर सेन को गोविंदगढ़ किले से छुड़वाया था। ये आप प्रीवियस टाइम की वीडियो देखो, वहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा। ये गोविंदगढ़ किला कहाँ है, प्रीवियस टाइम की वीडियो मैंने बताया हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। वहाँ पर एक मैंने पिक्चर भी अच्छी सी लगाई है इसकी, उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। और ये वध कर देता है, और वध जो करता है महाराजा शेर सिंह और उसके पुत्र दोनों को मार देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। उसके बाद क्या होता है, जो सिख शासन है उसमें कुछ एक बदलाव आता है कि रणजीत सिंह के पुत्र दलीप सिंह को गद्दी पर बिठाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है दलीप सिंह के बारे में कि ये जो है सिखों का अंतिम राजा है। क्या है? सिखों का अंतिम राजा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दलीप सिंह जब राजा बनता है तो नाबालिग है। नाबालिग कितना है? 5 वर्ष का है। तो ये भी आपको याद रखना है कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का है। और उस वक़्त उसकी जो शासन व्यवस्था है उसमें क्या है, अराजकता फैली हुई है। अराजकता का मतलब है कि जब ये सरदार है इनकी ज़्यादा दबदबा हो गया है, एक साइड ब्रिटिशर का उस वक़्त मतलब डर है उनको कि कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, अटैक हो सकता है। इसके साथ ही क्या होता है कि ये जो सरदार है, दिसंबर 1845 में सिख सेना ने क्या किया, सरदार जो है ये क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं। किसके ऊपर अटैक करते हैं? तो ब्रिटिशर जो सेना है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। दोस्तों एक तो अभी नया नया राजा बना हुआ है, वो अभी कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का है। और इसी वक्त अटैक करना कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी एक गलती थी, भूल थी, तो आप ऐसे मान सकते हैं। तो अटैक करके क्या करते हैं, जो सतलुज पार कर लेते हैं। और उस वक्त सतलुज पार वाला इलाका किसके अधीन हुआ करता था? अंग्रेजों के अधीन हुआ करता था। तो जो पार वाला सतलुज ऐसे मान के चलो, और इस साइड वाला जो लाहौर की साइड वाला हुआ करता था वो किसके अधीन हुआ करता था? सिखों के अधीन हुआ करता था। और साथ में आपको जो सतलुज के पार वाला रीजन था वो किसके अधीन हुआ करता था? अंग्रेजों के अधीन हुआ करता था। तो ये लाहौर से क्या करते हैं, अटैक करते हैं। कहाँ? सतलुज को पार करके इस वाले रीजन पे अटैक कर देते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब क्या होता है कि इस वक्त जो है हमारे जो बलबीर सेन जी है वो काफ़ी मतलब डिप्लोमेटिक
पॉलिसी अपनाते हैं। और डिप्लोमेटिक पॉलिसी का मतलब होता है राजनीतिक कूटनीति अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? तो ये राजनीतिक कूटनीति भी आप याद रख सकते हैं। राजनीतिक जो कूटनीति है, राजनीतिक कूटनीति जो है उसको भी आप याद रख सकते हैं। तो ये अपनाते हैं। इससे क्या होता है कि वो ना सिखों के साथ मीन बुरा करते हैं ना अंग्रेजों के साथ। सिखों को बोलते हैं भाई साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। अंग्रेजों को बोलते हैं कि आप क्या करो, अटैक कर देना, चुपचाप हम मतलब गुप्त रूप से हम आपके साथ हैं। उनके साथ क्या करते हैं? गुप्त रूप से मीटिंग करते हैं। और इन्हें तो क्या करते हैं? पब्लिकली क्या कर देते हैं? 300 सैनिक भेजते हैं। ये सैनिक है, ये सैनिक लिखा गया है। तो ये सैनिकों को क्या करते हैं? भेजते हैं। मतलब कहाँ पर? जो ये सरदार है, सरदार जब अटैक करते हैं किसके ऊपर? अंग्रेजों के ऊपर। तो किस वजीर की मतलब नेतृत्व में ये काम किया जाता है? गसाऊं ये वजीर है, गोसाऊं नहीं, गसाऊं ये वजीर है। इसके नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है। सेना जब भेजी जाती है तो क्या होता है? 300 जो सैनिक होते हैं काफ़ी होते हैं, पर मन से वो ऐसा नहीं चाहता था। वो ऐसा नहीं चाहता था कौन? ये जो बलबीर सेन जी है ऐसा नहीं चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि दूसरी ओर क्या किया जाता है? अंग्रेजों के साथ सांठगांठ कर लेता है ये कौन? बलबीर सेन। काफी चतुर पर्सन है ये, चतुर बोलते हैं, चतुर भी चालाक, डिप्लोमेटिक। और इस तरह की जो सांठगांठ क्या करती है उसके लिए हेल्पफुल होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसी दौरान एक साइड क्या कर रहा है? वो सपोर्ट कर रहा है। दूसरी साइड क्या करता है? जो फरवरी का महीना है 1846 में क्या करता है ये सैनिक है कि जो मंडी के सैनिक है वो क्या करते हैं? मंगल सिंह रामगढ़िया को खदेड़ देते हैं। खदेड़ते कहाँ हैं? तो यहाँ पर एक फोर्ट था जो किसके अधीन हुआ करता था? जो सिखों के अधीन हुआ करता था, कमला फोर्ट, मैंने आपको बताया था। ये मंडी में देखने को मिलता है। और सिखों का इसके ऊपर अधीन मतलब सिखों का इसके ऊपर कब्जा रहा, कुछ समय तक अधीन रहा ये सिखों के। तो यहाँ से क्या करता है जो हमारा बलबीर सेन है और उसके सैनिक, जो ये उस वक्त सरदार था सिखों का मंगल सिंह रामगढ़िया, इसको खदेड़ देते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई कि कैसे हम डिप्लोमेटिक बोलेंगे इसको, हम किस तरह इसको डिप्लोमेटिक बोलेंगे। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम बलबीर सेन को डिप्लोमेटिक क्यों बोलेंगे। तो डिप्लोमेटिक ही हुआ। अब डिप्लोमेटिक जो है होने के साथ साथ ही इसने क्या किया कि जब ये आप गोसाओं को भेजा तो गोसाओं क्या करता है कि सरदार जो है रणजोत सिंह है। अब अंग्रेजों के ऊपर जब अटैक किया जाता है, मैंने आपको 2 पार्ट में बता दिया है, सिंध के मतलब जो क्या बोलते हैं सतलुज के आर वाला एरिया और पार वाला। तो पार वाले एरिया पे क्या करते हैं? अटैक करते हैं। तो पार वाले एरिया पे जब अटैक करते हैं तो इस वक्त जो सिखों का सरदार है वो है सरदार रणजोत सिंह। और वो क्या करता है? इसके ऊपर अटैक करता है। मीन्स उसके नेतृत्व में सेना क्या करती है? आगे बढ़ती है। और होता क्या है? धीरे धीरे जो पंजाब वाला रीजन है उसमें जाकर क्या होती है? आपस में इनकी भिड़ंत होती है, लड़ाई होती है, जय जयकार होती है। सिखों के सरदार जिंदाबाद, अंग्रेज क्या बोलते हैं? अंग्रेज जो आगे से बोलते हैं वी विन, हम जीतेंगे। तो इससे क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे लिए ये युद्ध इंपॉर्टेंट है, अहिवाल का युद्ध। तो अहिवाल का युद्ध जो है ये कब हुआ? तो ये हुआ 1846 में। कब हुआ? 1846 में। किस और किस के बीच? एक साइड सिख है, दूसरी साइड क्या है? आपके अंग्रेज है। तो इनके बीच में होता है। महीना कौन सा है? तो जैन का महीना है। तो थोड़ी बहुत ठंड भी है, आप समझ सकते हैं कि ये क्या है? विंटर का सीजन है, विंटर का सीजन है। तो इस वक्त क्या होता है? इनके बीच भिड़ंत होती है। और जो ब्रिटिशर उस वक्त सेनापति है सर हेनरी स्मिथ क्या करता है? जो रणजोत हमारे सरदार है उनको क्या करता है? हरा देता है। तो ये रणजोत जो है इनकी हार होती है, सिखों की हार होती है। और सिखों को क्या करना होता है? मीन्स मुंह लटकाए हुए वापस जाना पड़ता है। और अंग्रेज क्या करते हैं? वी वॉन, इस तरह उनके क्या चलते हैं? स्लोगन चलते हैं, नारे लगते हैं। और ब्रिटिशर की जो पावर है और
4 गुना बढ़ जाती है। आई होप आपको ये बात अच्छे से पता चल गई होगी। तो हमारे लिए यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो बलबीर सेन है उनकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी और साथ में अहिवाल का जो युद्ध होता है किस और किसके बीच में होता है, कहाँ पर होता है, कौन सी पार्टी है, दो जो आपस में युद्ध लड़ती है, तो एक सिख है दूसरी अंग्रेज है। एक साइड क्या है जो आपके रणजोत सिंह है और दूसरी साइड क्या है सर हेनरी स्मिथ है, उनके बीच ये युद्ध होता है। हार किसकी होती है, तो हार सिखों की होती है, उन्हें क्या लौटना पड़ता है, मुंह लटकाए हुए लौटना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि ब्रिटिशर की जो पावर है वो और बढ़ जाती है। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा। तो आगे चलते हैं। ये साबरों की लड़ाई है। तो सिख जब वापस आते हैं तो चुप नहीं बैठते हैं, दोबारा से क्या कर देते हैं, ब्रिटिशर के ऊपर अटैक कर देते हैं। और अटैक करने के बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद ये लड़ाई होती है, 1 महीने के बाद क्या करते हैं, तैयारी के साथ आते हैं और फिर दोबारा से भिड़ंत होती है। और छाया चित्र कुछ इस तरह का है। एक साइड आपको जो है सिख देखने को मिलते हैं और दूसरी साइड जो आपको है ये जो ब्रिटिशर है या जिसको अंग्रेज बोलेंगे वो देखने को मिलते हैं। और इनके बीच में अभी युद्ध होता है, युद्ध की बात आगे करेंगे। इसे बोलते हैं साबरों का युद्ध या साबरों की लड़ाई। आई होप आपको ये बात पता चल गई होगी। तो बलबीर सेन, सिख और अंग्रेज, इनके समय में क्या क्या घटनाएं होती है। तो क्या होता है, पहले वो जो हमने एक घटना पीछे की बात की थी, जो मंगल सिंह रामगढ़िया था, तो उसने क्या किया कि दोबारा से मंडी के ऊपर अटैक कर लिया, मतलब अटैक किया। और अटैक करने के बाद क्या हुआ कि दोबारा उसने मंडी पर अटैक किया, पर मंडी को जीत नहीं पाया था, उसे दोबारा से वापस जाना पड़ा था। तो 10 फरवरी 1846 का जो दिन है एक ऐतिहासिक दिन है। देखो, ऐतिहासिक का मतलब होता है किसी बुक में इसका विवरण है। मैं आपको प्रीवियस टाइम की वीडियो में भी बता चुका हूँ, ऐतिहासिक का मतलब है किसी बुक में इसका लिखित विवरण है। तो ये ऐतिहासिक दिन है। और इस दिन क्या होता है कि युद्ध होता है जिसे बोलते हैं साबरों का युद्ध। और ये किसके बीच में होता है, ये भी सिखों और अंग्रेजों के बीच होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें भी अंग्रेज जीत जाते हैं। क्या जीत जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं। तो अंग्रेजों की जब जीत होती है तो जीत होने के साथ ही क्या होता है कि यहाँ पर जो मंडी रियासत है वो फिर डिप्लोमेटिक पॉलिसी अपनाती है। मंडी क्या कर देती है कि अपने गुप्तचर अंग्रेजों के पास भेजती है और साथ में क्या करती है, सुकेत भी क्या करता है, ऐसा ही करता है। और किसके पास भेजा जाता है, तो उस वक़्त जो ब्रिटिशर मीन्स टॉप पे जो जिसको हम कमांडर बोला करते थे, गवर्नर बोला करते थे, वो है लॉर्ड रस्किन के पास ऐसा मतलब प्रस्ताव भेजा जाता है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम भी ब्रिटिश जो टेरिटरी है उसका पार्ट बनना चाहते हैं, हम भी आपके अधीन आना चाहते हैं, हम कोई लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जो साबरों की लड़ाई होती है, जब हार हो जाती है तो हार के बाद क्या होता है, एक संधि होती है। और संधि को जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है लाहौर की संधि। दोस्तों, पहले तो आपको डेट याद रखनी है और हम हिस्ट्री के पोर्शन में इसको याद करेंगे कि कौन से गवर्नर के समय में ये घटना हुई। अभी मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, सिर्फ इतना याद रखिए कब हुई है। तो ये जो हुई थी ये आपको देखने को मिली थी 9 मार्च 1846 को। और किसके बीच हुई, सिखों और अंग्रेजों के बीच हुई। हम यहाँ डिटेल नहीं करेंगे लाहौर की संधि का, हम सिर्फ इसे जो मंडी का ऐतिहासिक भूमिका है उसके बारे में सिर्फ कुछ एक घटनाएं हैं उसको पढ़ेंगे। तो इसमें क्या डिसाइड होता है, पहला तो ब्यास और सतलुज के बीच का जो एरिया है अंग्रेजों के अधीन आ जाएगा। ब्यास और सतलुज के बीच का जितना भी एरिया होगा अंग्रेजों के अधीन आ जाएगा, ये बात बोली। और जो उसके जो बाहर वाला एरिया है वो सिख रख सकते थे, मीन्स जो सतलुज के पार वाला तो एरिया था उसको उनके मतलब सिखों को दे दिया कि आप यहाँ पर रह सकते हैं। और मंडी और सुकेत जो थे इस संधि के अधीन क्या किए गए थे, किसके अधीन आ गए थे, जो तो ये पड़ता किसके बीच था, ये जो सतलुज और ब्यास का रीजन था उसके बीच में ही कहीं सुकेत और मंडी देखने को मिलता था। तो बोलने का मतलब है इस रीजन के बीच में ये एरिया पड़ते थे। तो इसी वजह से ये भी किसके अधीन आ गए, ये अधीन आ गए थे अंग्रेजों के। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि जो हमारा मंडी था वो अंग्रेजों के अधीन कब आ गया, सुकेत जो रियासत थी वो अंग्रेजों के अधीन कब आ गई, किस संधि के अधीन आ गई। तो यहां से क्या है, ये ढेर सारे क्वेश्चन आपके माइंड में उठने चाहिए। अगर ये क्वेश्चन उठ रहे हैं तो इसका मतलब है आप अच्छे से
सुन पा रहे हैं और अच्छे से आपको समझ आ रहा है। अगर नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है तो बोलने का मतलब है कि फिर क्या होगा आपके लिए, मीन्स ये सिर्फ लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि किस संधि के अधीन मंडी और सुकीत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, तो आपको पता होगा। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने को, हमें एक नहीं 2 चीज़ें सीखने को मिली कि लाहौर संधि की शर्तें क्या थी। तो शर्तें मैंने बता दी, किस और किसके बीच में हुई थी। तो ये आपकी जो एक साइड अंग्रेज थे, दूसरी साइड कौन थे, सिख थे। क्यों, तो आपको मैंने बता दिया पीछे। इसका जो क्या बोलते हैं रीजन का क्या रहा। इसी बीच क्या होता है, मियाँ भूप सेन अपने आप को राजा का वंशज मानता है। धूलचटिया का बेटा है, पर अंग्रेज इसको रिजेक्ट कर देते हैं और बलबीर सेन को क्या करते हैं, राजा मानते हैं। तो आई होप, क्योंकि उन जो बलबीर सेन है अंग्रेजों का क्या है, पिछलग्गू है, उसने अंग्रेजों की सारी बातें मान ली है। तो आई होप आपको ये बात पता चल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं आती तो डिसलाइक कर सकते हैं। डिसलाइक क्यों किया, तो आप क्या उसका मीन्स रीजन लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि थोड़ी सी भी अगर आपकी हेल्प हो रही है इस वीडियो से, तो आप इसे शेयर करके दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि उसको भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आई होप आप ऐसा करेंगे अगर इससे आपको कुछ एक फ़ायदा हो रहा है तो। आगे चलते हैं। तो बलबीर सेन और अंग्रेज, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बलबीर सेन के समय में क्या होती है कि बलबीर सेन और अंग्रेज जो है उनके बीच में कुछ एक मतलब आपस में जो समझौते होने के बाद एक कोर्डियल रिलेशन बनते हैं। और कोर्डियल रिलेशन या भाईचारे वाले रिलेशन में क्या होता है कि जो उस वक्त मंडी का जो राजा है बलबीर सेन है, और जॉन लॉरेंस क्या करते हैं, मंडी आते हैं। जॉन लॉरेंस जो मंडी आते हैं, ये उस वक्त जो है जलंधर के कमिश्नर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके जो एलाइड सर्विसेज है, नायब तहसीलदार का पेपर है या एचएस का पेपर है, यहाँ तक आजकल तो टीएसटी पीएचडी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो मतलब क्लैरिकल के पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। कुछ एक जो 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मीन्स टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, हिस्ट्री के पोर्शन से वो पूछे जाते हैं। तो ये जो जॉन लॉरेंस है मंडी आते हैं और उस वक्त ये जलंधर के कमिश्नर है। ये घटना 1846 के दिनों की है। उस समय कांगड़ा का जो न्यायाधीश है, जिला न्यायाधीश है, वो है बार्नेस। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि किस मंडी के राजा के समय में जॉन लॉरेंस ने मंडी विजिट किया, तो ये बलबीर सेन है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि किसके समकाल मतलब राजा बलबीर सेन के समकालीन कौन सा जलंधर का कमिश्नर था। तो आपको क्या करना है, ये याद रखना अच्छे से। ये 2-3 तरीकों से क्वेश्चन पूछा जाता है, या कब आया, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और उस वक्त न्यायाधीश कौन था, जिला न्यायाधीश जो कांगड़ा का था वो बार्नेस था। या पूछ सकते हैं कि बार्नेस का संबंध किस जिले से जोड़ा जाता है। तो बार्नेस का संबंध जो है कांगड़ा जिला से जोड़ा जाता है। वो कांगड़ा जिला का न्यायाधीश था और एक ब्रिटिशर है ये। तो आई होप आपको ये बात पता चल गई होगी। इनका छायाचित्र यहाँ देख सकते हैं, कुछ इस तरह ये देखने में लगते थे। आइंस्टाइन से ये कहीं कम नहीं थे, तो आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आगे चलते हैं। आगे जो है, आगे हैं विजय सेन। दोस्तों विजय सेन के समय में जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई है वो यहाँ पर क्या की हुई है, मतलब लिख दी हुई है। तो ये जो है, ये राजा जब बनते हैं, तो राजा बनने के बाद इनका जो शासन व्यवस्था है ये भी वजीर गोसाओं के हाथ में ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके समय मतलब 2 राजाओं के समय में एक ही वजीर रहा है। एक तो जो आपका बलबीर सेन है और दूसरा विजय सेन है, तो उनके समय में एक ही राजा रहा। वो कौन था, वजीर रहा, वो था वजीर गोसाओं। वो जो वजीर था वो क्या था, एक योग्य वजीर था बिल्कुल। और इसके समय में क्या हुआ, विजय सेन की जो दादी थी, अर्थात बलबीर सेन की माँ जो थी, उसने क्या किया कि मंडी साम्राज्य को अपने अधीन करने का प्रयास किया, पर ऐसा कर नहीं पाई। क्योंकि उस वक्त जो हमारे विजय सेन थे
वो तो उतने स्ट्रांग नहीं थे, पर जो गोसाऊं वजीर था वो क्या था, एक काफ़ी स्ट्रांग था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो आपका विजय सेन जब राजा बना, तो राजा बनने के समय वो भी काफ़ी कम उम्र का था, छोटी उम्र का था। तो इस वक्त क्या किया, ब्रिटिशर ने एक क्या बनाई थी, काउंसिल बनाई। उस काउंसिल को जो नाम दिया था काउंसिल ऑफ रिजेस, तो या रिजेंसी बोलते हैं। और जो गोसाऊं था उसका मेंबर था। आई होप आपको ये अच्छे से बात पता चल गई होगी। उसके साथ ही क्या होता है कि विजय सेन जो है उसका जो विवाह होता है वो होता है हरिपुर के जो राजा है उसकी भतीजी के साथ। तो एक चीज़ आपको ये भी अच्छे से याद रखनी है कि जो विजय सेन है उसके जो वैवाहिक संबंध है वो किस राजा के मतलब के साथ रहे, तो जो हरिपुर का राजा था उसके साथ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि विजय सेन को जो 1864 में जो अंग्रेज़ थे उन्होंने 11 तोपों की सलामी दी। दोस्तों ये क्या होता था, 11 तोपों की सलामी एक प्रकार का मीन्स बड़ी उपाधि हुआ करती थी। ये क्यों दी, तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था, 1857 का जब विद्रोह हुआ, तो ये विजय सेन जो थे इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इसी कारण क्या किया कि उन्होंने इसे ये काम मतलब ये उपाधि दे दी थी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके जो एचएस नायब तहसीलदार या जो एलाइड सर्विसेज होते हैं या पीएचडी का पेपर होता है, टीएचडी का पेपर होता है, वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये रीजन बता दिया, यहाँ पर रीजन लिखा हुआ मैंने। लॉर्ड मेयो क्या के टाइम की बात है। लॉर्ड मेयो क्या करते हैं, जो आपके विजय सेन है उसके समय में जो भारत का हिमाचल जिला है और उसमें भी क्या है, मंडी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर विजिट करते हैं। और ये जो है बिलासपुर, सुकेत और मंडी भी आए हुए हैं। मीन्स बिलासपुर, फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने, सुकेत होते हुए मंडी आए थे। और उनके वेलकम के लिए, उनके स्वागतम के लिए जो ये विजय सेन है उन्होंने क्या किया था, नाभा महल का मीन्स आयोजन किया था। नाभा महल मंडी में है, वहाँ पर बोलने का मतलब धूमधाम से इनका स्वागतम किया था। आपको पता है जब भी कोई ब्रिटिशर आता था उस वक्त तो ढोल नगाड़े बजते थे, आपने सुना होगा, शहनाई बजती थी। और यहाँ तक कि जो उस वक्त हमारी कल्चर एक्टिविटी थी वो भी शो की जाती थी। आज भी अगर कोई मंत्री आता है, मिनिस्टर जब आता है या कोई हमारे यहाँ पर समारोह होते हैं तो वैसी जो एक्टिविटी है वो देखने को मिलती है। और उस वक्त भी जो विजय सेन था उसने ऐसा कुछ किया। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। विजय सेन की 2 बेटियां थी और इनका जो विवाह करवा दिया था उन्होंने बुशहर का जो राजकुमार था उनके साथ। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से पता चल गई होगी। अंग्रेजों ने क्या किया था, अशांति को खत्म करने के लिए बाद में ज्वाला सिंह को भी वजीर बनाया था, क्योंकि इनके जो आंतरिक गड़बड़ी थी वो ज़्यादा हो गई थी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ज्वाला सिंह को भी क्या किया था, विजय सेन के समय में अंग्रेजों ने वजीर बनाया था। आई होप आपको जो ये विजय सेन है, जो भी हमने इसके समय में जो घटनाएं हुई है इंपॉर्टेंट, उसको कर लिया। और ये क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ये 1857 के विद्रोह का कुछ एक छाया चित्र है। कुछ एक लोग इसे स्वतंत्रता संग्राम का संग्राम बोलते हैं, कुछ एक इसे छुटपुट विद्रोह बोलते हैं। ये अलग अलग जो इतिहासकार है उनकी मान्यता है। आई होप आपको ये पिक्चर पसंद आई होगी। तो आगे चलते हैं, जो आगे वाला पोर्शन है उसको देखते हैं। विजय सेन के समय में क्या होता है कि लॉर्ड एल्गिन, और लॉर्ड एल्गिन भी क्या करते हैं, विजिट करते हैं मंडी में। कब, तो 1899 में, 1899 में ऐसा करते हैं वो। और कहाँ से आते हैं, जब वो धर्मशाला से कुल्लू जा रहे थे तो उस वक्त वो मंडी भी जाते हैं। बोलने का मतलब धर्मशाला से कहाँ गए थे वो, मंडी गए थे और उसके बाद फिर कुल्लू चले गए थे। और वो किन किन जगहों पर गए हैं, मतलब विजिट किया था, तो देहलू एक रीजन है, उराला भी एक रीजन है, और द्रंग आपको पता है, और कटोला में ठहरे थे। दोस्तों ये मंडी के रीजन है, क्या है, ये मंडी में देखने को मिलते हैं। और विजय सेन के साथ उनकी जो मीटिंग हुई थी तो ये कातिंडी या काटिंडी पहाड़ी पर हुई थी। आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, कातिंडी या काटिंडी पहाड़ी कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, किस जिले से इसका संबंध है, तो ये किस जिले से है, ये आपका मंडी से है। किस मंडी के राजा के समय जो आपके लॉर्ड एल्गिन थे उन्होंने मंडी में विजिट किया, तो ये विजय सेन थे। आई होप आप ये समझ गए होंगे। आगे जो है इसी के समय में जो ये मतलब विजय सेन है, तो चार्ल्स
एटिकसन और कर्नल गार्डन यंग भी मंडी आते हैं। तो एटिकन का संबंध भी मतलब किस राजा से जोड़ा जाता है, किसके समकालीन थे ये, या किसके समय में मंडी आए, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस वक्त दिल्ली में दरबार हुआ, मतलब दरबार हुआ करते। दरबार ऐसे मान कर चलो, दिल्ली दरबार का मतलब होता था एक बड़ा समारोह होता था, और कुछ एक जो मीन्स अंग्रेजों के पिछलगू राजा हुआ करते थे उस वक्त, तो उनको वहाँ पर बुलाते थे और मान सम्मान देते थे। वाह यार, शेर मेरा शेर, बब्बर शेर, आपने काफ़ी अच्छा काम किया। और अच्छा काम कैसा होता था, जैसा अंग्रेज बोलते थे कि यहाँ पर टैक्स बढ़ा दो, यहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार करो, जब ऐसा कोई राजा करता था तो उनको पक्का ब्रिटिशर की साइड से प्रपोजल आता था, और दिल्ली में जाकर, दिल्ली जो दरबार होता था वहाँ पर उनको बड़ी बड़ी उपाधियाँ दी जाती थी, मतलब तलवार इनाम में दी जाती थी, और मेरा शेर बब्बर, मेरा शेर बब्बर, मतलब ऐसे ये तो शेर बब्बर तो आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो इस तरह की जो वर्ड यूज़ करके उनको क्या किया जाता था, उनका एप्रिसिएशन किया जाता था। तो आई होप आपको ये पता चल गया कि दिल्ली दरबार क्यों होता था। तो दिल्ली दरबार 1800 जब 77 में हुआ, तो उस वक़्त जो थे विजय सेन ने भी हाज़िरी दी, और विजय सेन ने जब हाज़िरी दी, जब हाज़िरी लग रही थी, तो वो जब हाज़िरी में क्या किया जाता था, नाम लिया जाता था, तो महाधीराज राजा अधिराज मंडी के राजा विजय सेन, तो बोलते थे हाजिर हूँ। तो इस तरह की क्या होती थी, उस वक्त हाजिरी लगती थी कहाँ पर, ये जो दिल्ली दरबार हुआ करता था, ऐसे करके मतलब उस वक्त जो एक्टिविटी चलती थी। अब जब ये दिल्ली दरबार में पहुंचते हैं, तो दिल्ली दरबार में पहुंचने के बाद क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस यादगार में क्या करते हैं, ब्यास, ये ब्यास में हिंदी टाइप नहीं कर पाया हूँ इसको अच्छे से, ब्यास ऐसे लिखा जाता है। तो जो ब्यास नदी है उसके ऊपर विक्टोरिया, ये तोरिया लिखा हुआ है, विक्टोरिया है ये, विक्टोरिया क्या है ये, टोरिया आएगा, विक्टोरिया, और विक्टोरिया ब्रिज का निर्माण करते हैं किसकी याद में, क्योंकि उन्होंने जो दिल्ली में क्या किया है, राज दरबार को मतलब हाजिर किया हुआ है, राज दरबार में उन्होंने अपनी प्रेजेंस दी हुई है। तो इसका जो निर्माण कार्य शुरू होता है ये 77 में ही शुरू हो जाता है, और ये कंप्लीट कब हो जाता है, 1878 में ये कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से बात समझ आ गई होगी कि विक्टोरिया जो पुल है कहाँ पर है, किस नदी के ऊपर बना हुआ है, किस राजा ने बनाया हुआ है। तो यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन जो है पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इसको क्या करना है, अच्छे से नोट डाउन करना है, या अगर नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको पीडीएफ भी इसकी प्रोवाइड करवा दूंगा। आई होप आपको ये अच्छे से बात पता चल गई होगी। आगे क्या है कि जो अंग्रेजी राज है, अंग्रेजी राज जो है इसे कुशल व्यवहार के लिए, मीन्स कुशल व्यवहार के लिए क्या, क्योंकि अंग्रेजों के साथ इनकी काफ़ी अच्छी बनती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये KSIC की उपाधि दे देते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ब्रिटिशर जो थे मंडी के किस राजा को KSIC उपाधि, ऐसे ही होता था कि एक उपाधि दी जाती थी, जैसे केसर, जैसे हिंद, ये ब्रिटिशर क्या करते थे, उपाधि दिया करते थे। इससे क्या होता था कि वो अंग्रेजों के दबदबे के अधीन आ जाते थे, और अपने आप को क्या करते थे, मीन्स महान मानने लगते थे। तो आप ऐसा समझ सकते हैं। आगे जो है इसका कोई बेटा नहीं था, और इसके रखेल का जो एक बेटा था, रखेल मैंने आपको बताया था, उसका दासी बोलते थे, इसको रखेल ही बोलते थे, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कनक्यूबन। तो उसका बेटा क्या होता है, भवानी सेन राजा बनता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से बात समझा गई होगी कि इसके बाद अब राजा कौन बनेगा, भवानी सेन। और अब क्या बचा हुआ है, कुछ 2-3 दिनों का काम बचा हुआ है, और मंडी डिस्ट्रिक्ट क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका कवर अप हो जाएगा। और हिस्ट्री पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वो अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो जो भी कोई एग्ज़ाम होगा, चाहे वो क्लर्क का हो, टीएसटी का हो, पीएसटी का हो, एचएस का हो, एलाइट का हो, नायब का हो, तहसील वेलफेयर का हो, पंचायत ऑडिटर का हो, कंडक्टर का हो, हिमाचल पुलिस का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो हिमाचल का पूरा हिस्टोरिकल पार्ट क्या हो जाएगा, आपका कवर अप हो जाएगा। तो आई होप अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको ये हेल्प करेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर कर सकते हैं इसको, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर अच्छी नहीं लगती हो तो डिसलाइक कर सकते हैं, डिसलाइक क्यों किया कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिसको पढ़कर मैं
और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। आई होप आपको ये अच्छे से बात पता चल गई होगी। तो आगे चलते हैं। तो विक्टोरिया ब्रिज की इमेज कुछ इस तरह है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, मीन्स आप देख सकते हैं नेचर का नज़ारा। तो ये नेचर का क्या है, नज़ारा देखने को मिलता है। काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है। किसके समय में बना, अभी बात की विजय, विजय का मतलब होता है जिसकी जीत हुई। कब बना था ये मैंने आपको बता दिया, पूरा जो टाइम पीरियड था कब से कब रहा, और किस नदी के ऊपर है, तो ये भी आपको याद रखना है, जो ब्यास रिवर है उसके ऊपर ये लोकेट करता है। आई होप आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा। नेक्स्ट वन जो है, जो ये आपके कल के क्वेश्चन थे उसके आंसर मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मतलब 7 पार्ट था उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से। क्वेश्चन था कि जो विधान परिषद है उसका निर्माण कौन करता है। निर्माण तो मैंने ठीक बताया, निर्माण जो है संसद करती है, पर किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर करती है, तो विधानसभा की जो रिकमेंडेशन होती है उसके ऊपर करती है। किसके ऊपर, जो विधानसभा होती है उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर ये काम किया जाता है। पर वहाँ पर मैंने एक बात बताई थी कि विधानसभा अगर एक प्रस्ताव पारित कर देती है, और प्रस्ताव पारित करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे बहुमत से मतलब ये प्रस्ताव पारित करना पड़ता है, जो ये प्रस्ताव होगा। साथ में मैंने एक और चीज़ बताई थी कि जो उपस्थित सदस्य होते हैं जब मतलब सेशन चल रहा होता है, अगर वो 1/3, तो ये 1/3 मैंने गलत बताया था, यहाँ पर आपको 2/3 याद रखना है कि जो उपस्थित सदस्य होते हैं अगर उनमें से 2/3 ये प्रस्ताव पारित कर दें तो प्रस्ताव जो होता है संसद के पास जाता है, और संसद उसके ऊपर क्या करती है, अपनी वोटिंग करती है, लोकसभा राज्यसभा। अगर ये पास हो जाता है फिर राष्ट्रपति की कंसेंट के लिए जाता है, मीन्स पूरी तरह ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि संसद क्या कर सकती है, किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल या जिसको हम क्या बोलते हैं विधान परिषद बोलते हैं, उसका निर्माण कर सकती है। तो आई होप आप इसको क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। तो आगे चलते हैं। जो आज का क्वेश्चन, कल के क्वेश्चन जो है उसके आज आंसर बताऊंगा मैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, विच हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव इज कॉल्ड अपर हाउस। दोस्तों जैसे कि आपको पता है एक हमारे देश के अंदर संसद होती है, वैसे ही स्टेट लेवल पर हमारे पास क्या होती है, जो है विधानमंडल होता है। इसको इंग्लिश में पार्लियामेंट बोलते हैं, इसको लेजिस्लेचर बोलते हैं। तो आई होप आपको पहले तो ये बात पता चल गई। इन दोनों का काम लॉ को बनाना होता है। क्या होता है इनके दोनों का काम, लॉ को बनाना। ये भी आपको पता चल गया होगा। तो मुझे रब करने दो, फिर आगे बताता हूँ। अब क्या होता है कि जो आपका सेंट्रल लेवल पर संसद है उसमें 3 चीज़ें आती है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। एक आता है लोकसभा, दूसरा आता है राज्यसभा, और तीसरे होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। इनको मिलाकर संसद बनती है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आगे जो होता है आपका जो विधान मंडल होता है या जिसको लेजिस्लेचर बोलते हैं, इसमें भी 3 चीज़ें होती है। इसमें भी क्या होती है, 3 चीज़ें होती है। 3 चीज़ें कौन सी होती है, एक यहाँ पर क्या होता है विधानसभा, दूसरा क्या होता है विधान परिषद, पी से इंडिकेट कर रहा हूँ, और तीसरा जो होता है राज्यपाल, आर से इंडिकेट कर रहा हूँ। तो इनको मिलाकर जो बनती है विधानमंडल बनती है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब क्या है, विच हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव इज कॉल्ड अपर हाउस। तो जो विधान मंडल होता है, लेजिस्लेटिव जो होता है, उसका ऊपरी हाउस किसे कहा जाता है, या इसको हम बोलते हैं दूसरा हाउस भी बोलते हैं। इसको कौन सा कहा जाता है, मतलब किसको कहा जाता है, तो ये है विधान परिषद। आपको अच्छे से याद रखना है, विधान परिषद। विधान परिषद, और विधान परिषद की जो संख्या होती है मिनिमम 40 होती है, और जो मैक्सिमम होती है वो होती है विधानसभा का 1/3। अब डिपेंड करता है विधानसभा की पॉपुलेशन कितनी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ में ये स्थायी सदन भी है, ये भी याद रखना है। जैसे राज्यसभा होता है वैसे ही स्टेट लेवल पर विधान परिषद होता है, स्थायी सदन भी है। और इसके जो चुनाव होते हैं, जो हमारे मेंबर होते हैं इसके, वो अप्रत्यक्ष तौर पर चुने जाते हैं।
क्या होता है, अप्रत्यक्ष तौर पर चुने जाते हैं। और उनके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है, पर विधान परिषद का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। और ये 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं। जो इसके सदस्य होते हैं मतलब 2 वर्ष के बाद क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से बात पता चल गई होगी। और इसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम, या जिसको हम बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इस मतलब जो क्या बोलते हैं सदन है, इसका चुनाव होता है। नेक्स्ट वन जो है, विच हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव इज कॉल्ड पॉपुलर हाउस। अब लोकप्रिय सदन जो है विधान मंडल का, उस किसे कहा जाता है? जैसे सेंटर में लोकसभा को कहा जाता है, वैसे ही स्टेट में विधानसभा को ऐसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधानसभा को ऐसा कहा जाता है। और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं प्रत्यक्ष तौर पर, मतलब हम वोट करते हैं, प्रत्यक्ष तौर पर होते हैं। इनके जो सदस्य होते हैं 5 साल तक इनका कार्यकाल होता है। और इसके जो सदस्यों की संख्या होती है मिनिमम 60 होती है और मैक्सिमम 500 तक होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आई होप आप अच्छे से ये बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट वन जो है, इन लेजिस्लेटिव हाउ मेनी मेंबर्स आर, सॉरी यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल लिखना था मुझे, लेजिस्लेटिव काउंसिल या जिसको हम बोलते हैं विधान परिषद। तो जो विधान परिषद होती है उसमें जो हमारे राज्यपाल होते हैं वो कुछ एक सदस्य नॉमिनेट करते हैं। तो कितने सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं? तो ये जो होता है 1/6। ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्या याद रखना है? अच्छे से याद रखना है। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो ये हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है इसका चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर होता है। और इसके चुनाव में कौन कौन मीन्स वोटिंग करता है, तो कहाँ कहाँ से सदस्य आते हैं? तो 1/3 जो होते हैं, 1/3 याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1/3 सदस्य जो होते हैं वो आपकी जो नगर पालिका है, जिसको हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, या कुछ एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बने होते हैं। जिला जो होते हैं, हर जिले में क्या होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बने होते हैं। तो उनके द्वारा जो है विधान परिषद में ये सदस्य भेजे जाते हैं। उसके साथ ही जो 1/3 अन्य सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य जो होते हैं, जो हम विधानसभा में एमएलए को भेजते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाते हैं, चुनकर इसमें भेजे जाते हैं। तो आई होप ये दोनों स्टेप आपको पता चल गए होंगे। जो तीसरा स्टेप है, तो तीसरा स्टेप क्या होता है कि 1/12, 1/12 जो सदस्य होते हैं, वो जो होते हैं, जो हमारे जिसको हम ग्रेजुएट मतलब बोलते हैं, तो जो स्नातक होते हैं, तो उनके द्वारा क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं। बोलने का मतलब है कुछ एक स्नातक क्या होते हैं, 1/12 सदस्य चुनते हैं। और नेक्स्ट वन जो 1/12 सदस्य होते हैं, तो वो जो चुने जाते हैं वो कुछ एक अध्यापक होते हैं। क्या होते हैं? अध्यापक होते हैं। और जो अध्यापन कर रहे हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। पर यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो अध्यापक होते हैं वो मिडिल स्कूल से अबव वाले स्कूल में पढ़ा रहे होने चाहिए। उन कुछ एक अध्यापकों के द्वारा क्या किया जाता है, 1/12 सदस्य क्या किए जाते हैं, जो हमारा विधान परिषद होता है उसमें चुने जाते हैं। और साथ में जो बचते हैं, जो बड़ा पोर्शन बचता है, वो जो चुना जाता है 1/6 जो होता है, वो राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता है, चुना जाता है। अब 1/6 जो है वो राज्यपाल किन क्षेत्रों से चुनेंगे? तो दोस्तों जिनका लिटरेचर में इंटरेस्ट रहा होगा, जिसको साहित्य बोलते हैं, क्या हो, जिनका लिटरेचर में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा होगा, या जिन्होंने एजुकेशन या ज्ञान के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया होगा, मतलब एजुकेशन की फील्ड में काफ़ी अच्छी उपलब्धि गेन की हो, तो उनको भी क्या किया जाता है कि जो आपका विधान परिषद है वहाँ पर उनको नॉमिनेट करके भेजा जाता है। या आर्ट, जिसको हम कला बोलते हैं, आर्ट में काफ़ी अच्छा काम किया हो, तो उनको भी क्या किया जाता है, मतलब विधान परिषद के लिए चुना जाता है। और यही जो पैरामीटर है ये राज्यसभा के लिए भी होते हैं, पर राज्यसभा में जो रेशो रहता है वो थोड़ा सा अलग रहता है, वो हम अलग वीडियो में करेंगे बात। पर यहाँ आपको क्या करना है, यही बात अच्छे से याद रखनी है। और नेक्स्ट वन क्या होता है कि मान लो कि किसी ने जो है एक सहकारिता या कोऑपरेटिव
जो मूवमेंट में पार्टिसिपेशन किया हो। सहकारिता जो क्या बोलते हैं मूवमेंट होते हैं। सहकारिता का मतलब होता है कि जो क्या बोलते हैं सभी पब्लिक के वेलफेयर में किसी मतलब व्यक्ति ने क्या किया हो, आंदोलन किया हो, किसी मतलब जो एक पब्लिक वेलफेयर में काम किया हो, तो उससे संबंधित जो आंदोलन होते हैं, उन आंदोलनों में जिस व्यक्ति ने लीडरशिप की हो उसको भी क्या किया जा सकता है, विधान परिषद में एज MLC या जिसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें क्या किया जाता है, नॉमिनेट, जिसको मनोनीत बोलते हैं, किया जाता है। और आगे नेक्स्ट वन जो है समाज सेवा, सोशल जो सर्विसेज है, उसमें अगर किसी व्यक्ति ने क्या किया हो, जो समाज सेवा है उसमें किसी व्यक्ति ने काफ़ी एक्सट्रीम काम किया हो, एक्सट्रीम काम किया हो, तो उसको भी क्या किया जाता है, MLC में क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। किसके द्वारा, जो हमारे स्टेट के गवर्नर होते हैं उनके द्वारा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया, पसंद आया, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर नहीं पसंद आया तो आप क्या कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में रीजन दे सकते हैं। और साथ में अगर आपको इस वीडियो के देखने से थोड़ी सी भी हेल्प मिली तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा। तो आगे हैं 1919 का एक्ट किससे डील करता है। तो दोस्तों ये जो 1919 का एक्ट जो है, ये इसको मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। पहले तो ये बात आपको याद रखनी है, मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। जो दूसरी बात है, मार्ले मिंटो सुधार के साथ साथ ही इस एक्ट में क्या बात की गई थी, एक बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या किया, ये जो एक्ट है, इसमें क्या किया गया था कि सांप्रदायिक के आधार पर वोटिंग सिस्टम की बात की गई थी। इसमें क्या क्या था कि अलग निर्वाचित प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। किसके लिए, मुसलमानों के लिए। बोलने का मतलब है कि इसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई थी कि मुसलमान क्या कर सकता है, मुसलमान ही खड़ा होगा और मुसलमान ही क्या होगा, उस किसी भी स्पेसिफिक एरिया से मुसलमान ही उसको वोट देंगे। बोलने का मतलब है इस एक्ट से हमें ये पता चलता है कि अंग्रेजों की जो फूट डालो शासन करो की नीति थी, वो मीन्स पूरी तरह फैल गई थी। मीन्स वो क्या करना चाहते थे, इंडिया को डिवाइड करना चाहते थे। ऐसा उन्होंने क्यों किया, तो आपको पता है कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, उसके अगेंस्ट सीधे क्या हो गया था, 1906 में स्वदेशी जो मूवमेंट हुआ था, आंदोलन हुआ था, उस वक्त जो मुस्लिम और हिंदू थे उन्होंने एकजुटता दिखाई थी। तो इस एकजुटता को तोड़ने के लिए ये जो ब्रिटिशर की साइड से ये स्टेप लिया गया था। और ये जो मार्ले है, ये उस वक्त सचिव है, और जो मिंटो है वो क्या है, आपके उस वक्त वाइस रहे। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से पता चल गई होगी। नेक्स्ट वन जो इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं आज का क्वेश्चन है, तो वो है हु बिल्ट दिलवारा टेम्पल। तो दिलवारा टेम्पल किसने बनाया। पहली बात ये जानने से पहले इसके मतलब कुछ एक बातें जान लेते हैं। दिलवारा टेम्पल कहाँ पर है, पहले राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में। दूसरी बात, राजस्थान में एक पहाड़ी है, उसके ऊपर है माउंट अबू, माउंट अबू। और ये माउंट अबू किस पर्वत श्रृंखला के अंडर आता है, तो ये अरावली के अंडर आता है। अरावली क्या है, अरावली जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो दोस्तों हमने दिलवारा टेम्पल को पढ़ना है, पर इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसके आस पड़ोस में क्या क्या है। तो पहला जो है, पहला ये कहाँ पर है, तो हमने राजस्थान की बात की। दूसरा क्या है कि माउंट अबू की बात की। तीसरा है अरावली पर्वत श्रृंखला में सारा कुछ आता है। और अरावली पर्वत श्रृंखला क्या है, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। पर्वत श्रृंखला को माउंटेन रेंज बोलते हैं। तो आई होप आपको पहले ये बात पता चल गई होगी कि जो ये दिलवारा टेम्पल कहाँ पर है। दूसरी बात यहाँ से क्या पता करनी है कि अब आओ हु बिल्ट दिलवारा टेम्पल। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक व्यक्ति जिसका नाम है बिमल शाह। बिमल शाह के बारे में थोड़ा सा कर ही लेते हैं। बिमल शाह, अब ये बिमल शाह कौन है, तो आपने शायद बिमल शाह का नाम ना सुना हो,
पर आपने एक व्यक्ति का नाम जरूर सुना होगा जिसका नाम था महमूद गजनबी। तो ये तो आपने जरूर सुना होगा। उसने 17 आक्रमण भारत पर किए थे। कितने थे? 17 आक्रमण। मैं इसको क्यों बता रहा हूं क्योंकि ये भी उसी मतलब उससे इंटरलिंक करूंगा मैं, और आपको उस पैरामीटर से इस बात को समझाऊंगा कि ये बिमल शाह कौन है। तो ये बिमल शाह जो है, इन्होंने क्या किया, दिलवारा टेम्पल की मतलब फाउंडेशन मतलब इसको बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक महमूद गजनबी जो है उसने अटैक किया भारत के ऊपर और सोमनाथ मंदिर को लूटा था, ये भी आपको पता है 1025 में। और ये मतलब उसका लास्ट आक्रमण भी माना जाता है। कई कई किताबों में आपको 126 मतलब 1026 देखने को मिलेगा। तो 1026 आता है और 25 आपको ऑप्शन में नहीं है और इनमें से कोई नहीं है। तो तब तो आप इनमें से कोई पे आंसर पे टिक करोगे। अगर ऐसा होता है कि 25 है तो 25 को आप टिक करोगे, पर 26 है तो 26 को टिक नहीं करोगे, और 25 है ही नहीं फिर 26 है और इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर आप अप्रोक्सीमेटली नियर बाई जो डेट होती है उसको टिक करोगे। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो जब आक्रमण करता है तो उस वक्त जो गुजरात का राजा है वो है भीम प्रथम। दोस्तों ये भी आपके लिए अलग सा क्वेश्चन है, भीम प्रथम। और ये भीम प्रथम जो है ये चालुक्य वंश का राजा है। किस वंश का राजा है? चालुक्य वंश का राजा है। और ये सारे के सारे जो चालुक्य है, ये सारे के सारे जो है जैन धर्म को मानते हैं। जैन धर्म इनका राजकीय धर्म है। क्या है? जैन धर्म। आई होप आपको पहली बात ये पता चल गई होगी। मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया, भीम प्रथम के बारे में बताया। भीम प्रथम चालुक्य राजा है, याद रखना किस वंश का है? चालुक्य वंश का है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जैन धर्म को मानते हैं। आई होप आपको अच्छे से बात पता चल गई होगी। तीसरी बात क्या याद रखनी है कि जब भीम प्रथम था उसके समय में ही जो हमारे महमूद गजनबी थे उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा था। मींस उस वक्त कौन राजा था? भीम प्रथम राजा था। अब ये भीम प्रथम जो है इसका सेनापति है भाई साहब, ये सेनापति है। कौन? जो ये बिमल शाह है ये सेनापति है। क्या है? सेनापति है। तो आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि हमने भीमसेन जो भीम प्रथम है उसके बारे में क्यों पता किया, हमने मोहम्मद गजनबी को क्यों जाना, हमने चालुक्य वंश को क्यों जाना, हमने ये क्यों जाना कि इनका जो राजकीय धर्म था ये किस धर्म को मानते थे, तो वो था उनका जैन धर्म। अब आगे आइए, आगे इससे और क्या क्वेश्चन बनता है। तो दिलवाड़ा टेम्पल किस धर्म को समर्पित है? तो ये दोस्तों जैन धर्म को समर्पित है। किस धर्म को समर्पित है? जैन धर्म को समर्पित है। तो आई होप आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा कि जो ये मतलब आपका दिलवाड़ा टेम्पल है वो किस धर्म को समर्पित है? ये जैन धर्म को समर्पित है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि इसमें सफेद संगमरमर का यूज किया हुआ है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सफेद संगमरमर। कैसा संगमरमर? सफेद संगमरमर। तो आई होप आपको ये सारे के सारे जो 5 क्वेश्चन थे उसके मतलब बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है आप लाइक डिसलाइक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और डिसलाइक क्यों किया उसका रीजन भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपकी इस वीडियो को देखने से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो आप इसे जरूर से जरूर दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं जिससे उनकी भी क्या हो, हेल्प हो सके। आई होप आपको अच्छे से ये पता चल गया होगा। आगे चलते हैं। तो दोस्तों यह है दिलवाड़ा मंदिर। ये आर्ट और कला का एक अच्छा नमूना देखने को मिलता है। देखो कितना सुंदर है। अगर आपको मौका मिलता है इस जगह पर जाने का तो आप जा सकते हैं। साथ में माउंट अबू में जो हमारा ब्रह्म कुमारी आश्रम है वो भी देखने को मिलता है। ब्रह्म कुमारी आश्रम तो इससे कुछ दूरी पर वो भी देखने को मिलता है। तो अगर आप राजस्थान में जाते हैं तो आपको यहाँ पर मीन्स क्या होते हैं, काफ़ी धार्मिक स्थल देखने को मिलते हैं। मतलब ये जो दिलवाड़ा टेम्पल है, माउंट अबू है, इसके बाद एक क्या बोलते हैं ब्रह्मा मंदिर है। तो ये कुछ एक जो पुष्कर मेला यहाँ पर लगता है, पुष्कर मंदिर भी है। तो कुछ एक जो आपके मंदिर है, जो रिलीजियस प्लेस है, जो मॉन्यूमेंट है वो इस रीजन में है जिसका आप विजिट करके इनको देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो छाया चित्र है पसंद आया होगा। आप देख सकते हैं, इसको निहार सकते हैं। तो आगे चलते हैं। आज के जो प्रश्न है वो इस तरह है। तो पहला जो क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंध। ये उष्ण कटिबंध ऐसे लिखा जाता है।
पर यहाँ पर जो टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक होती है। उष्णकटिबंध इस तरह लिखा जाता है, ये वन किस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं? आज का ये प्रश्न है, आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है वो है वर्षा वन किस रीजन में सबसे ज्यादा होते हैं? और वर्षा वन क्या होते हैं? तो ये आपने क्या करना है, आंसर करना है हम शोषण क्यों करते हैं। बोलने का मतलब है शोषण करने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, अगर हम शोषण ना करें तो क्या होगा। तो आपने ये आंसर करना है। प्राकृतिक चुंबक की खोज किस व्यक्ति ने की, और उस देश का नाम भी बताना है, अच्छे से इसका नाम बताना है आप लोगों ने। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चुंबक दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है। एक मीन्स नेचुरल होता है, दूसरा क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है। और इस श्वसन का मतलब होता है रिस्पायरेशन क्यों करते हैं। जो आपके वर्षा वन का मतलब होता है, जो आपके रेन फॉरेस्ट होते हैं वो किस रीजन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उष्ण कटिबंध का मतलब होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट किस रीजन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से पुकारा जाता है। आप जो इसका इंग्लिश वर्जन होगा, बाय विच नेम ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड इन तिब्बत। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। अगर पसंद नहीं आई तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, पर ध्यान रखना कि उसका रीजन जरूर बताना। आई होप आप खुश होंगे। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वयं खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए, दूसरों की हेल्प करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।